स्मिता तिवारी, हिंदी विभाग, डीबीपीजी कॉलेज। आज मैं बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ अज्ञेय के चर्चित कहानी शरणदाता पर बात करने जा रही हूँ। अज्ञेय हिंदी साहित्य के उन थोड़े से लेखकों में से हैं जो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, संपादन जैसी विभिन्न विधाओं में एक साथ रचनारत रहे। वे जितने बड़े कवि हैं उतने ही बड़े उपन्यासकार, कथाकार और यात्रा वृत्तांतकार भी। सन 1949 में हरी घास पर क्षण भर कविता काव्य संग्रह से अज्ञेय ने हिंदी कविता के व्यापक परिदृश्य पर अपनी काव्यात्मक विशिष्टता, भाषा बोध और परंपरा और व्यक्तित्वता की गहरी समझ के साथ उपस्थिति दर्ज की। और फिर अरियो, करुणा, प्रभामय और आंगन के पार द्वार जैसे काव्य संग्रहों के माध्यम से हिंदी कविता को न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि राजनीति और विचारधारा केंद्रित साहित्यिकता के समानांतर कला का अंतःकरण और मानवीय संवेदना के विस्तार की व्यापक भावभूमि सृजित की। अज्ञेय का जन्म 1911 कुशीनगर में एक पुरातात्विक खनन स्थल में हुआ। उनके पिता हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में उच्च अधिकारी थे। 1930-34 के दौर में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता के कारण उनकी शिक्षा में व्यवधान आया। वे चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव के साथ राजनीतिक क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। चिंता शीर्षक काव्य संग्रह तथा शेखर एक जीवनी जैसा उपन्यास जेल में ही लिखा गया। अज्ञेय 1 वर्ष तक सैनिक संपादन मंडल में रहे और 1937 से विशाल भारत के संपादन से भी जुड़े रहे। 1945 में असम बर्मा फ्रंट में सेना की नौकरी की और फिर ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे और अलग भी हो गए। उन्होंने उनकी सर्वाधिक चर्चित काव्य कृति आंगन के पार द्वार पर 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति को 1979 में भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान मिला और उनके मरणोपरांत उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान भी दिया गया। अज्ञेय की महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो, करुणा, प्रभामय, आंगन के पार द्वार और कितनी नाव में कितनी बार आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। और शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी आदि कहानियां हैं। उन्होंने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक का संपादन किया और इसके अतिरिक्त अरे ययावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली उनके यात्रा वृत्तांत हैं। सन 1947 में आज़ादी और भारत विभाजन की घटना ने भारतीय संस्कृति को झकझोर के रख दिया। अज्ञेय की उस दौर की रचनाएं शरणार्थी शीर्षक से सन 1948 में प्रकाशित हुईं। शरणार्थी की रचनाएं अपनी मार्मिकता में बेजोड़ हैं, जिसमें देश विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिकता की बर्बरता और निरीह मनुष्य की यंत्रणा का मार्मिक अंकन है। और अज्ञेय भारत विभाजन के सवाल को सांप्रदायिकता के चलताऊ ढंग से नहीं उठाते हैं, बल्कि सांप्रदायिकता की राजनीति को समझते समझाते हुए मानवीय प्रेम और सद्भाव की संभावनाओं को रेखांकित करते हैं। वैसे भी अपने प्रयोग धर्मिता के माध्यम से हिंदी कहानी के भीतर रोमानी विद्रोह को धीरे धीरे खत्म कर मानवीय गरिमा को समग्रता में प्रस्तुत करते हैं। उनकी कहानियों की विकास यात्रा उनकी कविता यात्रा की तरह ही बहुस्तरीय है। विपथगा और परंपरा संग्रह की कहानियों में अहम का विस्फोट और रोमानी विद्रोह है, लेकिन जयदोल की अधिकांश कहानियों में अहम पूर्णतः विसर्जित है।
उनकी कहानियों में एक तरफ रोज के माध्यम से मध्यम वर्गीय जीवन की एक रसता को विषादमय परिवेश के साथ कलात्मक रूप से चित्रित किया गया है, तो दूसरी ओर शरणदाता जैसी कहानियों में भय, अविश्वास, असुरक्षा और आतंक के बीच मनुष्यता और बंधुत्व के प्रति भरोसा जगाने की कोशिश है। शरणदाता कहानी का आरंभ लाहौर में रह रहे दो मित्रों देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन के वार्तालाप से शुरू होता है। 1947 का भारत पाक विभाजन का समय है। चारों ओर हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क गए हैं। लाहौर पाकिस्तान की सीमा में शामिल होने जा रहा है, इसीलिए यहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक संप्रदाय के हो गए हैं। जान और माल की रक्षा के लिए वे भारत की सीमा में पड़ने वाले शहरों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन रफीकुद्दीन जैसे उदारवादी मुसलमान इस अराजक माहौल में भी सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं। वे देवेंद्र लाल जैसे हिंदू मित्रों से वहीं बने रहने का अनुरोध करते हैं। देवेंद्र लाल इससे सहमत हैं, लेकिन वे पाते हैं कि धीरे धीरे सभी हिंदू वहां से पलायन कर गए हैं। देवेंद्र लाल की पत्नी जलांधर अपने मायके चली गई हैं और रफीकुद्दीन कुछ दिन उनके अपने घर में रहने का उन्हें निमंत्रण देते हैं। देवेंद्र लाल जरूरी माल असबाब लेकर उनके घर आ जाते हैं। उसी दिन उपद्रवी उनके घर को लूटकर आग लगा देते हैं। आज़ादी के नाम पर खून की होली का खेल शुरू हो जाता है और उन्मादी भीड़ के जुनून को शह देने वाले पुलिस और नौकरशाही की निष्क्रियता की मुख्य भूमिका है। यहाँ रफीकुद्दीन के माध्यम से कहानीकार की टिप्पणी बेहद मार्मिक है। रफीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा कि यह दिन भी था देखने को, और आज़ादी के नाम पर या अल्लाह। अंत में देवेंद्र लाल को उन्मादी भीड़ से बचाने के लिए शेख साहब के अहाते में छिपा दिया जाता है, या कह लीजिए कि कैद कर दिया जाता है। अहाते में एक गैराज है और उसी से सटी एक कोठरी, एक छोटा सा आंगन भी है जहां गड्ढा खोदकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने की व्यवस्था की गई है। उसमें कोई खिड़की नहीं है, नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है, सोने के लिए एक खाट है। दिन भर में एक बार ही खाना भिजवाया जाता है। बोलने बतियाने का कोई संगी साथी नहीं है, सिर्फ एक बिलार है जो धीरे धीरे उनसे काफ़ी हिल मिल गया है। देवेंद्र लाल जैसे तैसे उस जेलनुमा अहाते में अपना दिन काट रहे हैं। आखिर देवेंद्र लाल की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? सांप्रदायिक तनाव और उन्माद के कारण सामान्य जीवन बसर करने वाले देवेंद्र लाल मनुष्य और मनुष्य के बीच नफरत के कारण इस यातना को जीने के लिए अभिशप्त हैं। वे बाहर अमन चैन के प्रति चिंतित हैं और सबके खैरियत की कामना करते हैं, लेकिन यह भावना किसी से साझा भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बिलार के अतिरिक्त उनके संपर्क में कोई नहीं था। उनसे बिलार खूब हिल मिल गया था, आकर उनकी गोद में बैठ जाता और खाता रहता, फिर हड्डी वड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता और ऊब जाता तो देवेंद्र लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। अपनी जीवन सुरक्षा के लिए यंत्रणा का जीवन जी रहे देवेंद्र लाल मनुष्य की आवाज़ सुनने तक के लिए बेचैन रहने लगे। उन्हें शेख साहब के घर की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। वे अलग अलग आवाज़ें पहचानने लगे हैं। यहाँ तरह तरह की आवाज़ें हैं। एक भारी सी जनानी आवाज़ थी शेख साहब की बीवी की। एक और तीखी जनानी आवाज़ थी जिसके स्वर में वय का खुरदरापन था, घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री। एक विनीत युवा स्वर था जो प्रायः पहली आवाज़ जैबू निसा की पुकार के उत्तर में बोलता था, और इसीलिए शेख साहब की लड़की जैबू निसा का स्वर था।
वो मर्दानी आवाज़ें भी सुनाई पड़ती थीं। एक तो आबिद मियाँ की, जो शेख साहब का लड़का है, जो खाना लेकर आता है, और एक बड़ी भरी और चर्बी से चिकनी आवाज़ शेख साहब की आवाज़ है। और इस आवाज़ को देवेंद्र लाल सुन तो सकते थे, लेकिन इसकी बात के शब्दाकार कभी पहचान में न आते। दूर से तीखी आवाज़ों के बोल ही समझ में आते। जैबू की आवाज़ से देवेंद्र लाल को लगाव था, इसलिए नहीं कि वह युवती लड़की की आवाज़ थी और उसमें एक स्वाभाविक आकर्षण था, बल्कि इसलिए कि वह अकेली एक अलग तरह की विनीत आवाज़ थी और यंत्रणा पर जीवन में देवेंद्र लाल के लिए यह विनीत आवाज़ अमृत के समान थी। मन ही मन वे जैबुनिशा के बारे में अपने ऊहा पोह को रोमानी खिलवाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिड़क भी लेते, पर अक्सर वे यह भी सोचते थे कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फ़िरका परस्ती का जहर भर सकती होगी। इसी तरह एक एक कर दिन कट रहा था कि अचानक कहानी में एक मोड़ आता है, और यह मोड़ इस कहानी का निर्णायक मोड़ है। आज देवेंद्र लाल के लिए खाना आया। उसमें मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एकाध बार शाही टुकड़ा और एकाध बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया, तब देवेंद्र लाल क्षण भर उसे देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने लगी। उन्होंने एकाध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के सामने दौड़ आया। उन्होंने 2-1 फुलके उठाए और फिर रख दिए। अचानक उनकी नज़र 3-4 फुलकों की तह में छुपी कागज की पुड़िया पर पड़ती है। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी है, खाना कुत्ते को खिलाकर खाना खाइएगा। देवेंद्र लाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें सहसा विश्वास नहीं आता कि शरणदाता ही शरणार्थी के साथ विश्वासघात कर सकता है। बिलार को देखकर उन्हें एक उपाय सूझता है। वे खाना उसे खिला देते हैं और मन ही मन दुखी भी हैं कि वे भी प्रिय पात्र बिलार के साथ वही विश्वासघात कर रहे हैं जो उनका शरणदाता उनके साथ कर रहा है। लेकिन और कोई उपाय भी नहीं था। बिलार खाना खाकर मर जाता है। भय के मारे देवेंद्र लाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ बने रहना खतरे से खाली नहीं है। वे आनन फानन में एक निर्णय लेते हैं और ज़रूरी कागजात लेकर रात के अंधेरे में अहाते की दीवार फांद कर निकल भागते हैं। अब कहानी का निहितार्थ विचार करने योग्य है कि क्या रफ़ीकुद्दीन फ़िरका परस्त ताकतों की धमकियों का डट कर मुकाबला कर पाएंगे? क्या देवेंद्र लाल बच जाएंगे? अब दरअसल यह दोनों घटनाएं कहानी की मूल भित्ति को मजबूत करती हैं और इनके माध्यम से लेखक यह रेखांकित करना चाहता है कि भलाई हमेशा दुर्बल और साहसहीन नहीं हुआ करती। कहानी के अंतिम भाग में लेखक अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए कहता है, पाठकों को यह सूचनाएं देता है कि एक देवेंद्र लाल जीवित हैं और वह दिल्ली में है। दूसरी, जैबुनिशा ने ही देवेंद्र लाल को वह विषाक्त भोजन खाने से मना किया था। वह चाहती है कि उसके उदाहरण को सामने रखकर व्यक्ति अपने ईमान और विवेक पर भरोसा रखे। धर्म, कर्म, वर्ग, वर्ण के विभाजनों से ऊपर उठकर वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्यता की रक्षा करने को तत्पर रहे। देवेंद्र लाल लेखक के प्रतिनिधि पात्र हैं और यह कहानी के केंद्रीय पात्र भी हैं। सारी घटनाएं, अन्य पात्र और परिवेश उन्हीं से टकराकर कथा को आगे बढ़ाते हैं। देवेंद्र लाल मूलतः उदार विचारों के मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं। जात पात, धर्म, संप्रदाय जैसे भौतिक विभाजनों को वे स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति मूलतः मनुष्य और मनुष्यता का रक्षक है। देवेंद्र लाल के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन और संयम बनाए रखना।
विभाजन की विभीषिका से त्रस्त होकर उनके मित्र बंधु पड़ोसी लाहौर छोड़कर अन्यत्र चले गए, लेकिन मानवीय मूल्यों के अगाध आस्था होने के कारण वे सांप्रदायिक वैमनस्य को तत्कालिक और क्षणिक प्रतिक्रिया मानते हैं। उन्हें विश्वास है कि शीघ्र ही हालात सामान्य हो जाएंगे। कहानी में ज़ैबुन्निसा की उपस्थिति सौउद्देश्यपूर्ण है। वह इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह अपने पिता के विश्वासघात की काट करती है, ना ही इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने देवेंद्र लाल की जान बचाई है। वह मानवीय मूल्यों की रक्षक है और वाहक है। देवेंद्र लाल यदि उसके पिता के शरणार्थी न होते तो भी वह उनकी मदद करती, क्योंकि मजलूम को बचाना वह इंसानी फर्ज मानती है। कहानी के अंत तक आते आते ज़ैबुन्निसा व्यक्ति न रहकर प्रतीक बन जाती है, मानवीय मूल्यों, विवेक और मानवीय गरिमा की रक्षा की प्रतीक। इस कहानी की पृष्ठभूमि में जुलाई अगस्त 1947 के दौर का लाहौर शहर है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर सदियों से साथ साथ रहते हिंदुओं और मुसलमानों में घृणा और विद्वेष की लहर भड़क चुकी है। सांप्रदायिक दंगों का रूप लेकर यह घृणा लूटपाट, मारकाट और आगजनी का दहशत भरा माहौल पैदा कर रही है। कहानी मुख्य रूप से इस तथ्य को रेखांकित करती है कि नफरत व्यक्ति के विवेक और संवेदना दोनों को कुचल डालता है। राजनीतिक उठापटक ने सामाजिक अराजकता का रूप ले लिया है और शेख अताउल्लाह द्वारा देवेंद्र लाल को विष देने का प्रयास करना इसका उदाहरण है। रफीकुद्दीन की बढ़ती चिंता, थकान, उदासी और विवशता के जरिए व्यक्ति बाहरी परिवेश के प्रभाव से निसंग नहीं कर सकता। वस्तुतः 1947 की राजनीति, सामाजिक, मानसिक परिवेश के चित्रण का लक्ष्य कहानी के केंद्रीय स्वर को उद्घाटित करता है। शरणदाता कहानी स्थूल घटनाओं द्वारा बुने गए सामाजिक परिवेश के जरिए समाज की भीतरी तहों में रचनात्मक शक्ति के साथ सक्रिय इसी देश और काल की कथा कहती है। धन्यवाद।